अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पूरा प्रोग्राम है डेल्टा वायरस के बारे में। टू अंडरस्टैंड डेल्टा वायरस हमारे पास है डॉक्टर हुमायूं अंजुम, who is a pulmonologist at Baylor Scott and White Hospital. Thank you so much for joining us. तो डॉक्टर हुमायूं, पहले तो हम सुन रहे आ रहे हैं कोरोना वायरस, अब एक नए वेरिएंट के बारे में सुन रहे हैं, डेल्टा डेल्टा हर जगह सुना जा रहा है। आखिर ये डेल्टा है क्या? जी, थैंक यू किरण। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए एंड इट्स अ प्लेजर। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट दिस। डेल्टा वायरस, जैसा कि काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि इंडिया में दिसंबर 2020 में ये पहली दफ़ा नज़र आया। उसके बाद ग्लोबली ऑब्वियसली फैल गया, यूके में काफ़ी ज़्यादा फैला, और उसके बाद यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स में इट्स द मेजर वेरिएंट दैट वी आर सीइंग। तो सबसे जो कॉमन वेरिएंट हो गया है इस वक्त कोविड का, वो डेल्टा वेरिएंट है यूनाइटेड स्टेट्स में भी, और पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक इसका फैलाव हो चुका है। तो जो चीज़ मुख्तलिफ आई थिंक डेल्टा वेरिएंट के बारे में है, वो एक तो नंबर वन ये है कि काफ़ी रिसर्च से हमें ये पता चला है कि नंबर वन, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। तो काफ़ी स्टडीज़ में तो ये भी कोट किया जा रहा है कि अबाउट 225% मोर इन्फेक्शियस देन द ओरिजिनल वेरिएंट, जो कि बहुत कंसर्निंग इशू है एज ए ग्लोबल हेल्थ इशू। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि यंग लोगों को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। प्राइमरीली इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसा कि हम पहले नॉर्मल वेरिएंट जो कोविड का आया था शुरू में उससे देख रहे थे, उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ इसकी प्रेजेंटेशन है। ये कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है जैसे कि ओरिजिनल कोविड के साथ थे। तो काफ़ी लोग एलर्जीज समझ के, जिसको नज़ला ज़ुकाम होता है, थोड़ी स्नीजिंग हुई, रनी नोज हुआ, खौफ हुई, तो वो समझ के आप थोड़ा सा इग्नोर इसको कर देते हैं कि यार मुझे तो बिल्कुल कोई खांसी और नज़ला ज़ुकाम सा हो रहा है, फ्लू टाइप का है। तो ज़्यादा लोग इसको अटेंशन भी नहीं देते, और उसकी वजह से आई थिंक काफ़ी लोग इसको डिसरिगार्ड कर देते। तो ये दो मेन चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में। तो इसकी वजह से आई थिंक इसका जो इन्फेक्शन रेट है और जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और इन दो वजूहत की वजह से आई थिंक हम लोग इस वेरिएंट को काफ़ी देख रहे हैं। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम आई थिंक बात करेंगे, वो ये भी है कि वैक्सीनेशन से कितना फ़र्क पड़ता है। और काफ़ी लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है, उनमें ये वेरिएंट काफ़ी हमें नज़र आ रहा है। अभी आपने कहा कि इसकी जो अलामात है वो नॉर्मल कोरोना वायरस की अलामात जैसी नहीं है, जिसके अंदर वो सेंस ऑफ स्मेल वगैरह जो एक क्लियर कट था कि ये आपको कोरोना वायरस हुआ है। क्या डेल्टा में कोई ऐसी अलामात है जो आप देख के पकड़ लेते हैं कि भाई ये तो है, चाहे पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव हो या ना हो? जी, ये आपने सही कहा कि बिल्कुल वो, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उसकी थोड़ी सी अलामात जो हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें हम फौरन पकड़ सकें इसको। तो जो अगर पीसीआर जो टेस्ट कराते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कोविड के लिए, उसमें ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये डेल्टा वेरिएंट है कि नहीं। उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट आपको करना पड़ता है, जो कि भेजा जा सकता है, लेकिन उसके आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो छोटे अस्पताल हैं, ख़ासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में और पाकिस्तान में भी, आई एम श्योर उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये टेस्ट रन कर सकें। बड़ी हेल्थ एजेंसीज जैसे कि यहाँ पर सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, वो मेजर हॉस्पिटल्स, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनके रैंडमली पेशेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉमनली जो है वो आप पता नहीं लगा सकते कि ये डेल्टा वेरिएंट है। और इसकी वजह से ही आई थिंक थोड़ा सा चीज़ें जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये डेल्टा वेरिएंट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल टेस्ट में आप पता नहीं लगा सकते इसका। बताइए, मैं एक कमरा जो खाली था जी। उसके अंदर मैं दाखिल हुई बिना मास्क के, बिकॉज आई फील कि भाई ये सेफ है, यहाँ कोई है नहीं। सुनने में आ रहा है कि डेल्टा के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो अगर उस कमरे में कोई पहले था जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था, जी। छींक मार के चले गया, कुछ भी हो गया, तो क्या जब मैं कमरे में दाखिल हूं तो मैं सेफ हूं, या क्या उसके हवाए में पार्टिकल्स अभी भी हैं?
जी, ये काफ़ी आई थिंक लोगों का सवाल ये होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें और उस सूरत में आपको क्या तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। पार्टिकल्स जो हैं डेल्टा वेरिएंस के, ये हमें पता है कि वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। जो डेल्टा वायरस के पार्टिकल्स लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नाक में, मुंह में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो रहते हैं, वो ज़्यादा देर तक रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल वेरिएंट था हमारा कोविड का। दूसरी चीज़ ये है कि एयर के अंदर और सरफेसेस के ऊपर, जिसमें प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, जो डिफरेंट सरफेसेस होते हैं, उनके ऊपर भी ये ज़्यादातर रहते हैं और काफ़ी घंटों तक रह सकते हैं। तो अगर ये कंसर्न है कि आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पे एक पेशेंट को कोरोना वायरस था और उनके रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स हैं, तो एक तो ये चीज़ है कि एक अगर कोई चीज़ हो चुकी है तो अब आप उसमें ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। बट ये है कि ऑब्वियसली एक चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के लिए किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स हों या आपने किसी चीज़ को हाथ लगा दिया जहाँ पे उस पार्टिकल्स के मौजूद थे, तो उसमें इतना चांस नहीं है कि आपको कुछ होगा। बट इम्पोर्टेंट यही बात है कि आप अपने सिम्पटम्स के ऊपर, अपनी कंडीशन के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें और ये ज़हन में रखें कि अगर आपका एक्सपोज़र हो चुका है और आपको सिम्पटम्स होते हैं, तो फ़ौरन जाके चेक कराना और अपने आप को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। So let so the obvious thing अब जो यहाँ आती है कि किस तरह बचें? जी। वो क्या सबसे कर बड़ा मुश्किल जो है पूरी दुनिया में आई थिंक इस वक़्त यही हो चुकी है कि किस तरह से बचें। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हम लोग एम्फसाइज़ करे जा रहे हैं और बार-बार इस चीज़ को बोलते हैं, वो ये है कि नंबर 1 तो वैक्सिनेशन है, जो कि जब शुरू हुआ था हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी और अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ वैक्सिनेशन। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये करनी चाहिए लोगों को कि वैक्सिनेशन करानी चाहिए। डिफरेंट वैक्सीन्स जो हैं उनकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव रेट्स हैं जो कितना ज़्यादा वो कोरोना के खिलाफ एक्ट कर सकती हैं। लेकिन ये बात दिखने में डेफिनेटली आई है कि चाहे कोई भी वैक्सीन हो, उससे कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्शन तो मिलेगा। नंबर 2, वही सारे मेजर्स जो हम लोग पहले ले रहे थे कि मास्क पहनना, कोशिश करना कि ऐसी जगहों पे जो बहुत जहाँ पे जहाँ हुजूम हो, जैसे कि हम कहते हैं कि अपने यहाँ पर 3 देयर आर 3 सीज़। तो एक तो ये कि आप क्राउडेड जगह पे ना जाएँ, कोशिश करें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ ना जाएँ। दूसरी चीज़ ये कि क्लोज़्ड स्पेसेस के अंदर जो बिल्कुल बंद जगहें हैं, उनके अंदर जाना अवॉइड करें। और तीसरी ऐसी जगहें जो बिल्कुल कन्फाइंड हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, 4, 5, 6 लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, उस जगह की वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, तो उधर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वायरस स्प्रेड कर जाएगा। तो उन चीज़ों का ख़्याल रखना, हाथ धोना, सैनिटाइज़ करना, मास्क पहनना, जो सिंपल हम लोगों के डे टू डे जो हम लोग तदाबीर थी, जो हम यूज़ कर रहे थे, उन चीज़ों को आई थिंक मेंटेन करना और वैक्सीन को डेफ़िनिटली लेना। आई थिंक वो 2 बड़ी चीज़ें हैं जिससे पूरी दुनिया में इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, वैक्सीन में एक घबराहट है, कुछ जी, लोगों में है, कुछ लोग भाग रहे हैं कि हमें लगवा दें वैक्सीन, कुछ लोगों को घबराहट है। वो जी, कहते हैं भई इतना डेटा नहीं है, बहुत ये अभी आई है, ट्रायल्स इतनी नहीं हुई है उसके अंदर। पाकिस्तान में एक ये भी कंसर्न है कि आपको इम्पोटेंसी हो जाएगी, बहुत सारे मर्द हज़रात को ये बड़ी फ़िक्र है। एक और फ़िक्र लोगों के अंदर ये आ रही है, एक कोई व्हाट्सएप भी चला था कि 2 साल के अंदर अगर आप ये वैक्सीन लगाएँ तो आपकी डेथ हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर डेटा कम है, तो जी। देयर इज़ अ केस फॉर पीपल जो वैक्सीन नहीं लगाना चाहते, जिनमें एक घबराहट है कि भई हमें जब पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या होगा, तो हम ये क्यों लगाएँ? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में, अमेरिका में तक यही बात होती है कि काफ़ी लोगों का डिफरेंट जो हैं वो व्यूज़ हैं इसके बारे में। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे।
और जैसा कि आपने मेंशन किया कि इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी के इश्यूज, मेरा सिर्फ लोगों से एक ही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मालूम है, एंड हिस्टोरिकली अगर आप देखें जितनी भी mRNA वैक्सीन आई हैं, इसका ताल्लुक डीएनए से नहीं है। तो मेजर जो चीजें बॉडी के अंदर होती हैं वो उस वक्त होती हैं, चाहे वो कैंसर हो जाएं, चाहे दूसरे इश्यूज हों, जब तक कि हमारे ह्यूमन बॉडी के जो सेल है उसका डीएनए इफेक्ट नहीं होता, तो ये चांसेस होना बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसी चीज लॉन्ग टर्म में हो, क्योंकि ये सारी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, इनका डीएनए के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली ये सेल को, जो ह्यूमन बॉडी का एक सिंगल सेल है, चाहे वो कहीं पे भी मौजूद हो, उसको ये अफेक्ट नहीं करती। तो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स इसके हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हैं। ये कहना कि साइड इफेक्ट्स होंगे ही नहीं, ये भी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स सामने नहीं आए हैं जिसकी वजह से ये बोला जा सके कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आई थिंक यही है कि अगर आप जिंदा रहेंगे तभी आगे कुछ कर सकेंगे, लेकिन अगर वैक्सीन लेंगे ही नहीं और खुदा ना खास्ता आप आपकी वफात हो जाती है, तो आप आगे तो कोई चीज कर ही नहीं सकते, चाहे वो किसी तरह का भी कोई कंसर्न हो। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स, उन सब के भी ये कंसर्न थे, लेकिन डाटा बहुत क्लियर है इस वक्त, और सारी कंपनीज का जिनकी वैक्सीनेशन है उनका डाटा बहुत क्लियर है कि ऐसे कोई मेजर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स वो एंटिसिपेट नहीं करते जिसकी वजह से लोगों को ये परेशानी हो। अब दूसरी तरफ हम चले जाते हैं। अब हमने वैक्सीन लगा ली, अब जी। हमने हर काम कर लिया, हमने वैक्सीन भी लगा ली, पहले तो वैक्सीन नहीं था, हम मास्क पहने, अब वैक्सीनेशन कर ली, अब भी कहा जा रहा है मास्क पहनो। तो फिर वैक्सीनेशन का फायदा क्या हुआ? जी हाँ, ये भी एक काफी कॉमन चीज है, और उसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये देखने में आई है कि पहली बात तो ये कि इतने लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए कि जिससे हम लोग कहते हैं कि एक हर्ड इम्यूनिटी जिससे डेवलप हो जाए। अगर 70% आपकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए तो एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। तो उसमें ये होता है कि जो बाकी 30% लोग होते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, वो लोग ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं और इम्यून हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग चिकन पॉक्स के साथ देखते थे कि बचपन में अम्मी मुझे कहती थी कि चलो ठीक है, उसको चिकन पॉक्स हुआ है तो मैं उसके साथ ले जाते हैं, तो मैं भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर सारी जिंदगी चिकन पॉक्स होने के चांसेस नहीं है। लेकिन वो चिकन पॉक्स था जिसमें एक दफा की इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती थी। कोरोना वायरस के साथ वो ऐसा कोई चक्कर है नहीं कि आपके पास इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग बिल्ड हो जाए। तो हमें ये मालूम है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्यूनिटी तो आपकी कम होगी। तो मास्क पहनना और दूसरी जो चीजें करना, हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर्स, अपना ख्याल करना, बाकी जो हमने चीजें बताई हैं कि आप क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि जानते हुए कि वैक्सीन जो है वो 100% इफेक्टिव नहीं है। खास तौर पे अगेन जो हिस्टोरिकली हमें मालूम है और साइंटिफिकली हमें मालूम है कि जितने भी वायरसेस होते हैं, चाहे वो फ्लू इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, कोई और वायरस हो, ये लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम म्यूटेट करते हैं, जिनको हम लोग जेनेटिक म्यूटेशंस बोलते हैं। तो वायरस के अंदर ही इस तरह की चीजें होती हैं कि डिफरेंट स्ट्रेन्स आते हैं, और वही वैक्सीन जो आपकी होती है वो इफेक्टिव नहीं होती। तो इसी तरह से कोरोना के साथ भी वही चक्कर है कि वेरिएशंस होती रहेंगी, जो वायरस है वो डिफरेंट फॉर्म्स अख्तियार करता रहेगा, और उसके लिए जो भी वैक्सीन है वो 100% तो इफेक्टिव है नहीं। खास तौर पे इस डेल्टा वेरिएंट के साथ, जिसका हमें मालूम है कि वैक्सीन कवर करती है, और अब तक के जितनी भी वैक्सीन हैं उनका कहना यही है कि ये डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अभी जो नया डाटा इसराइल से सामने आया है उसमें भी यही पता चला है कि फाइजर की वैक्सीन की एफिशिएंसी जो है वो उतनी नहीं है जितनी बोला जा रहा था, लेकिन काफी हद तक है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता हो भी जाती है इन्फेक्शन, तो इतनी बुरी इन्फेक्शन नहीं होगी कि आप अस्पताल में एडमिट हो जाएं या कि आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो। तो अगर माइल्ड इन्फेक्शन होता भी है तो वो भी एक बड़ी चीज है कि आप अस्पताल में एडमिट होने से बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें आई थिंक मास्क पहनना और दूसरी चीजें करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी कह लें वैक्सीन की एफिशिएंसी 100% है नहीं। और दूसरी बात, हमें ये मालूम नहीं है कि आप अगर किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, उधर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है।
तो उधर अगर 100 लोग हैं और 100 में से 50 लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई है, तो भी आपके चांसेस 50% हैं कि आप उस इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से ख्याल करना, और दूसरी तरफ ये भी है कि मैं इस तरह से भी सोचता हूँ कि कल को आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, मुझे भी हो सकते हैं, मैं कोरोना वायरस के पेशेंट रोजाना देखता हूँ, तो दूसरे की हेल्थ का ख्याल करते हुए आई थिंक अगर मैंने मास्क पहना होगा और अगर मुझे कोई चीज है तो मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो ये भी एक दूसरी चीज है कि एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है कि आप ना कि ये कि आप अपना ख्याल कर रहे हैं, बल्कि दूसरों का भी ख्याल कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको सिम्टम्स हैं भी, और ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे या एसिम्टोमेटिक कैरियर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनके पास उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नाक में, मुंह में डीप डाउन वायरस है, लेकिन उनको कोई ज्यादा सिम्टम्स है नहीं, लेकिन वो लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस। तो ये इसलिए चीजें इंपॉर्टेंट है कि अपना ख्याल करना और दूसरों का भी ख्याल। मुतालिक पाकिस्तान में आप देखते हैं हमारे घरों में स्टाफ आ रहा होता है, वो अपने घरों से आ रहे होते हैं, फिर वो वापस जा रहे होते हैं। अम, ये इस सिनारियो में जब कोई किसी के घर जा रहा है और आ रहा है, कैन यू टेल अस सम इजी एहतियाती तदाबीर जो हम इस वक्त कर सकते हैं, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी फिर भी किसी हद तक जारी रखें? जी, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक वही ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम अनफॉर्चुनेटली अवॉइड नहीं कर सकते। कंप्लीटली लाइफ काफी सालों तक शट डाउन नहीं की जा सकती। कुछ महीनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए वही चीजें इफेक्टिव होंगी कि नंबर वन तो ये कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हों एक साथ, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारी है उसको हम इंटैक्ट रखें, डिस्टेंस रखें अपना दूसरों लोगों के साथ। आपके घर पे जो आ रहा है या आप हैं, आप मास्क पहने। बीच में जो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल है उन्होंने ये भी बोला था कि इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप अंदर हैं और 6 7 8 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं। WHO ने अभी तक ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, वो लोग अभी भी एडवाइस करते हैं कि आप लोग मास्क पहने। अगर आपको मालूम है कि सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो भी आई थिंक ये ख्याल रखा जाए कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना हो, और फिर भी थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस में रखें। दूसरी चीज ये है कि अगर ओपन स्पेसेस में मिल सकते हैं तो ज्यादा बेहतर। बाहर लॉन में बैठ जाना, कहीं ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पे हवा ज्यादा है और वेंटिलेशन अच्छी है, कि वायरस के चांसेस एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बोला था, वो कम हो जाते हैं आपके। तो इस तरह की छोटी चीजें कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हों, कोशिश ये हो कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हों, ख्याल करें, क्लोज कांटेक्ट में ना रहें, और वेंटिलेशन उस जगह की अगर अच्छी हो तो फिर चांसेस जो है वो काफी कम हो जाते हैं। आमतौर पे यही देखा गया है कि अगर आप किसी से थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम हैं कि आपको कोई चीज होगी, क्योंकि कांटेक्ट टाइम काफी कम हो जाता है। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, लंग्स वगैरह ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट्स आप देख रहे हैं, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, या कोई ऐसी चीज जो हम देख के कहें कि अच्छा इस चीज का हमें भी ख्याल रखना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि अभी आज से तकरीबन 1 महीना पहले तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि एकदम से ठीक हो जाएगा, वी विल रिटर्न बैक टू नॉर्मल सी। नॉर्मल लाइफ भी रिलेटिव है आई थिंक, कि अब नया नॉर्म तो आई थिंक यही होगा कि सब लोग मास्क पहना करेंगे और होपफुली अपना ख्याल किया करेंगे। लेकिन काफी हद तक सिचुएशन बेहतर हो गई थी जब डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद, और कोविड के केसेस जो नंबर है वो बढ़ गया है काफी ज्यादा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे हिसाब से अभी भी यही है कि 97% ऑफ द पेशेंट्स जो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी काफी लोग, यही है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। हम लोग ज्यादातर वही लोग देख रहे हैं जिन्होंने किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगाई थी, और अब वो लोग अस्पताल में हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि फैमिलीज एक साथ, माँ बाप बेटा सब तीनों एडमिट हुए हैं अस्पताल में, और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जो कि बहुत सैड है। तो रोज ये चीज देखना कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उनके अंदर ये हम ज्यादा देख रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, 100% इफेक्टिवनेस नहीं है,
फिर भी चांस है कि अगर आपने वैक्सीन ली है तो ये आपको इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन वही हमने देखा है कि वैक्सीनेशन के बाद वो लोग जिन्होंने वैक्सीन कराई है, वो ज्यादातर लोग या तो थोड़े माइल्ड सिम्टम्स के साथ घर चले जाते हैं, या अस्पताल में आते हैं, 1-2 दिन के लिए एडमिट होते हैं, उनकी ऑक्सीजन बेहतर हो जाती है और वो लोग घर चले जाते हैं। बजाय इसके कि वो लोग जो वैक्सीन नहीं ली है जिन्होंने, वो काफी दिन तक अस्पताल में रहते हैं, वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स उनकी बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक कॉमन फैक्टर जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा वो यही आ रहा है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। तो आई थिंक अगेन वंस अगेन vaccination is very important. It's very safe, and I think everybody should get it. Thank you very much for your time.